नमस्कार। डीडी उत्तराखंड के खास कार्यक्रम उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भंडारी। कार्यक्रम उड़ान में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे चित्रकारिता के नए आयामों के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। हमारे दोनों ही खास मेहमान विद्यार्थी हैं और साथ ही उत्तराखंड के कुछ ट्रेडिशनल व मॉडर्न आर्ट फॉर्म्स को वो संजो कर रख रहे हैं और अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवा दूं अनुज कुमार से, जो कि आज हमारे खास मेहमान हैं। अनुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अनुज, आप एक विद्यार्थी हैं और साथ ही आप चित्रकारिता करते हैं और विभिन्न प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक किए हैं, जिसमें आप मॉडर्न आर्ट और अलग अलग प्रकार की चित्रकारिता आप करते आ रहे हैं। साथ ही दर्शकों, हमारे साथ हैं हरिप्रिया कविदयाल, जो कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिप्रिया, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर हैं और साथ ही उनका इंटरेस्ट है एपण कला में, जो कि कुमाऊं की लोक कला है और इसी को वो सालों से जो है प्रस्तुत करती आ रही हैं। जी, तो हरिप्रिया, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड में आप कौन से रीजन से हैं और कैसे आपने शिक्षा ग्रहण करी है? कौन कौन से तरीके से आपने जो है आपका इंटरेस्ट जो है एपण आर्ट की तरफ आया? बेसिकली मैं मुक्तेश्वर से हूँ और बचपन से ही स्कूलिंग वगैरह जो है नैनीताल से, हल्द्वानी नैनीताल से हुई है। और एपण का ऐसा है कि घर में ही मम्मी लोग करते थे, ताई जी लोग, मम्मी लोग, दीदी लोग, तो उनको देख देख कर ही उस तरफ रुझान हुआ। तो स्टार्टिंग में तो इतना कुछ नहीं था कि चलो ठीक है ये दिवाली आ रही है या ये फंक्शन है घर पे, तो उस समय तो चलो ठीक है बना लिया, देहली बना ली, मंदिर में एपण दे दिए। लेकिन जैसे जैसे आगे को मैं मतलब मेरा क्लास बढ़ती गई, क्लास आगे जैसे जैसे पहले तो मतलब वही जब छोटे थे तो वही दीदी लोगों को देखकर और मम्मी ताई जी लोगों को देखकर कि हाँ वो इस तरीके से कर रहे हैं, तो पहले तो वही कि हाँ चलो देख देख के कि हाँ हमें भी करना है, हमें भी करना है। फिर बाद में कि जब बड़े हुए तो लगा कि नहीं, हमें खुद से भी करना है, ये हमारा कल्चर है, तो उसके प्रति रुझान और बढ़ता गया और हॉबी की तरह वो अंदर बस गया था। और प्लस ये है कि एक तो वो हमारा कल्चर है, हम अपने कल्चर को संजोए रखना है। अब आजकल के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि एपण है, एपण है। आप देखेंगे, आप कहीं भी पहले आप गूगल में पहले मैं सर्च करी तो इतना कुछ नहीं आता था, और अब आप एपण डालेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसी तरीके से तो मुझे लगा कि हाँ इस पे काम करना चाहिए, अपना मतलब एक लोक कला है, इसको संजोए रखना है, बचाए रखना है, कहीं विलुप्त ना हो जाए। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। जी, तो एपण कला जो है ये आप कुमाऊं की जो लोक कला है इसको आप निखार रही हैं, ये आपकी हॉबी थी और इसी प्रकार आप इसको आगे परस्यू कर रही हैं। जी, तो अनुज, आप हमें बताएं, आप उत्तराखंड के कौन से रीजन से हैं और कहाँ से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की है? मैं देहरादून से हूँ। मैं बॉर्न यहीं पे हूँ, शुरू से यहीं पे रह रहा हूँ। तो देहरादून में ही मेरा डालनवाला में उससे पहले गढ़ी कैंट से मैंने 12th अपना पास करा। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा एनिमेशन के थ्रू। तो एनिमेशन करते करते साथ साथ में मेरे को थोड़ा आर्टिस्टिक लाइन ही है एनिमेशन भी ना, तो एनिमेशन करते करते मेरे को इस चीज़ में थोड़ा हल्का बहुत इंटरेस्ट हुआ। तो मैंने जैसे घर पे वॉल होती है ना ख़राब, जैसे सीरन वगैरह लग जाती है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते आप, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है कि चलो कुछ ट्राई करता हूँ इस वॉल पे। तो मैंने घर पे ट्राई करा, क्योंकि मैं करता तो था क्योंकि मेरी मम्मी पेंटिंग करती थी, तो मम्मी से थोड़ा बहुत रह ही जाता है ना, तो उसके थ्रू मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। तो मैंने घर पे ट्राई करा, मेरे को अच्छा लगा, घर पे लगा कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है मतलब। लेकिन ये नहीं सोचा था कभी कि मतलब मैं इसको हल्के हल्के इतना आगे ले जा लूँगा। तो फिर ये होता है घर पे तो लिमिटेड वॉल्स हैं, है ना, तो मैं घर पे करा, एक बार अच्छी लगी, फिर दूसरी वॉल पे, फिर घर वाले परेशान हो गए कि भाई हर जगह पेंटिंग्स नहीं अच्छी लगती घर पे ना। तो फिर मेरे को लगा कि इसे कहीं बाहर भी ट्राई कर सकते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था बहुत एक लिमिटेड अमाउंट का था मेरा, लेकिन मैंने वो प्रोजेक्ट अमाउंट के लिए नहीं करा था, बट ये था कि हाँ मुझे पहली बार कुछ चीज़ मिली और मुझे उससे थोड़ा सा ही अर्निंग जो है ना, तो एक उसने ना मेरे को एक बूस्ट अप दे दिया कि हाँ इस चीज़ में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था कि वॉल आर्टिस्ट होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि नई नई चीज़ थी। तो फिर मैंने उसमें आगे बढ़ाया हल्का हल्का, फिर मुझे हल्के हल्के इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर मेरे को लगा कि कुछ इसमें अब
कर सकते हैं, क्योंकि एक कुछ होती है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिससे आप कभी थकते नहीं हो, है ना। तो वही चीज़ थी, क्योंकि जिस चीज़ में मैं थक जाऊँ वो मेरा प्रोफेशन नहीं बन सकता, है ना। तो मेरे को इस चीज़ में अच्छा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उस चीज़ में बोर भी नहीं हो रहा हूँ, साथ साथ में मेरा अर्निंग वगैरह भी हो रही है, और इसकी के थ्रू अपना जो एक मैसेज बोल सकते हैं आप, है ना, या फिर अपना एक जो भी मेरे को अपना फील होता है, जो भी मेरे को अपनी महसूस होती है अपने अंदर, जो भी चीज़ होती है मुझे आसपास, वो चीज़ मैं अपनी आर्ट के थ्रू कोशिश करता हूँ कि लोगों तो वो चीज़ ईज़िली समझ में आ सके। जी, तो आपका आर्ट जो है वो एपन से तो ज़ाहिर है भिन्न है, वॉल आर्ट जो है आप करते हैं। हाँ जी। बिल्कुल, तो आपसे मैं जानूंगी हरिप्रिया कि एपन आर्ट के बारे में आपने कहा, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, किस प्रकार से उत्तराखंड में ये फेमस है, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें आप बताइए कि किस प्रकार से क्या उसका सिग्निफिकेंस है एपन आर्ट का। एपण जो है वो एक शब्द है अर्पण, उससे ही इजाद हुआ है। अर्पण मतलब लिखाई। तो पहले के टाइम पे क्या था कि जो भी वॉल्स खाली हैं या फ्लोर्स खाली हैं तो वहाँ पर गेरवा होता है, रेड ऑकर बोलते हैं उसे, गेरवा होता है, पहाड़ों में लाल मिट्टी भी बोलते हैं उसे। तो उससे लिपाई करके और जो चावल होता है उसको भिगोकर और फिर उसे पीस के उससे ये जो हथेली के लास्ट की 3 उंगलियां हैं उससे डिज़ाइनिंग की जाती है। मतलब ऑथेंटिकली इस तरीके से किया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है तो चीज़ें भी बदल रही हैं। तो अभी भी घरों में ऑथेंटिकली इसको यूज़ किया जाता है, गेरवा और चावल, जिसको बिस्वार बोलते हैं जी। लेकिन अब यही चीज़ हर जगह नहीं कर सकते, तो इसमें मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो कलर्स में बदलाव आया है। पहले इनेमल्स यूज़ होते थे, अब एक्रिलिक्स यूज़ होने लग गए हैं। तो मतलब जो इजीली कैरी करने में मतलब इजी हो उस चीज़ को, मतलब अभी क्या था कि पहले घर घर तक ही सीमित था, तो लोग अब इसको दूर दूर तक, मतलब कोई मतलब दिल्ली है, कोई बेंगलोर है या कोई आउट ऑफ इंडिया है, तो वो लोग भी इसको मतलब ले जा सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुआ है इसका। और सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक रिचुअलिस्टिक फोक आर्ट है जी। तो मतलब ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये हमारी फर्टिलिटी और हमारा जो फॉर्चून है उसके लिए बेसिकली उस पर डिपेंडेंट है। तो जितनी भी भगवान हैं उनको अर्पित की है ये जो कला है उनको अर्पित है। और जितने भी मतलब शुभ काम होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो जनेऊ संस्कार हो, नामकरण हो या कोई पूजा हो, नवरात्रि हो, तो हर एक ओकेज़न में इसको बनाया जाता है गेरवा और बिस्वार से। जैसे आपने शुरुआत में भी बताया कि जब आपने शुरू किया था एपन के बारे में, जब आपको जानकारी मिली तो आपने घर में ही जब भी फंक्शंस होते थे, बेसिकली पहले क्या था, ये मंदिर पे स्टार्ट, जब ये शुरू किया गया था तो मंदिर पे जो बेदी होती थी उस पे और उसकी जो दीवारें होती थी उस पे इसको किया जाता था। धीरे धीरे करके वो दिल्ली पे आया, दिल्ली से फिर वो फ्रेम्स, फोटोज़, इस तरीके से अब आप देखेंगे कि बहुत सारी साड़ियों में कर रहे हैं, कोई कुछ पॉट्स वगैरह में कर रहे हैं, कोस्टर्स में कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग इसको कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका महत्व मतलब जो विलुप्त हो रहा था वो विलुप्त नहीं हो रहा है। मतलब लोग किसी ना किसी तरीके से उसको संजोए रख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं उसको लेकर जी। हरिप्रिया, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है बताया कि किस प्रकार से एपन का क्या महत्व है, किस प्रकार से शुरुआत हुई और आज किस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन के साथ लोग उसे मॉडर्न तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अनुज, आपका जो आर्ट है वो एपन से कैसे डिफरेंट है? कैसे आप, किस प्रकार का आप आर्ट करते हैं, कैसी चित्रकारिता आप करते हैं? जैसे मैं शुरू से देहरादून में रहा हूँ, है ना, उत्तराखंड का ही पार्ट है ऑब्वियसली। तो मैं मान लीजिए 1-2 साल पहले तक मुझे पता नहीं था एपन होता क्या, क्योंकि मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि शहर में नहीं पता होता लोगों को, क्योंकि शहर में कि गाँव वगैरह में क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती। तो फिर मैं इनसे मिला एक बार, है ना, तो इन्होंने मुझे बताया कि उत्तराखंड की भी अपनी एक वो है, जैसे लोग बोलते हैं ना मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है ना, मधुबनी पेंटिंग होगी, बहुत जगह की अपनी अपनी अलग जगह की पेंटिंग है ना, तो बहुत फेमस है। बट मैं उत्तराखंड का हो गया, मुझे ये नहीं पता कि हमारे खुद के स्टेट की एक लोक कला है जिसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है ना। तो फिर मेरे को वो चीज़, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि मैं उत्तराखंड का रह रहा हूँ, है ना, मैं अपने एक होता है अपनी ज़मीन के लिए क्या कंट्रीब्यूट करा, है ना। तो मेरे को वो चीज़ लगी कि भाई
पहले तो मैं नॉर्मली पेंटिंग करता था, हर कोई करता है कि कुछ सीनरीज बना ली, कुछ वो बना दी। फिर हल्के 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 जब ग्रो करा तो समझ में आया कि भाई हाँ ये चीज़ हमारे आसपास हैं, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आसपास ही हैं, सराउंडिंग में हमारे, लेकिन हम कभी उस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते। तो मेरे को ऑब्जर्वेशन होती है ना, ऑब्जर्वेशन मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि मतलब जो पुरानी चीज़ें आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो किस प्रकार की होती हैं, क्या उसमें इंक्लूड होता है, क्या कोई स्पेशल मैसेज आप उसके थ्रू प्रोवाइड कराते हैं? मेरा जो पेंटिंग होगी ना, आप उसमें ज़्यादातर देखोगे तो आपको आसपास की सराउंडिंग्स ही मिलेगी। आपके आसपास जैसे कोई स्त्री वाला हो गया, या फिर आपके आसपास कोई पुराना सा घर सा टाइप हो गया आपका, है ना, जो पुराने खंडर बच गए, है ना, या फिर यहीं पे पहाड़ों की रिलेटेड चीज़ होगी। हमारे देहरादून की ही इतनी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको मुझे उसमें दिखाई देंगी जो हमारे सराउंडिंग के आसपास है। बेसिकली क्या है कि जब मैं और अनुज मिले थे, एक इवेंट में मिले थे, तो हमें नहीं पता था कि हम इस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके वॉल पेंटिंग्स वगैरह करेंगे। तो अनुज ने ही एक आइडिया दिया, क्यों ना मॉडर्न आर्ट और फोक आर्ट को फ्यूज़ किया जाए। तो हमने सबसे पहले यही ओल्ड राजपुर में ही हमारे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो हमने एक साथ की हैं, वही फ्यूज़न है फोक और मॉडर्न आर्ट का। तो वहीं से हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि किस तरीके से हम मॉडर्न को भी और फोक को आपस में मिक्स करके, फ्यूज़ करके एक नया मतलब एक नई तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका आइडिया अनुज ने ही दिया था। जी, जैसे अनुज ने कहा कि शहर के लोगों को ज़्यादातर नहीं पता होता कि जो फोक आर्ट है या एपन है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन आप दोनों ने उस तरीके से उसे प्रस्तुत किया कि जो है शहरों में भी लोग उसे जान पाए। जी। आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो इस तरफ आपका रुझान किस प्रकार से हुआ और कैसे आप मैनेज करती हैं दोनों चीज़ें? ये तो बचपन से ही था कि घर में कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास हर कोई कर रहा है। तो हमारी कम्युनिटी ही ऐसी है कि कुछ भी प्रोग्राम होता है, छोटा बड़ा, गांव के लोग आते हैं, चाहे हमारे घर में कोई प्रोग्राम है तो गांव के लोग आएंगे, तो सभी मिलजुल कर उस चीज़ को करते थे। तो एक तो वहाँ से था, प्लस ये है कि उस समय इंटरेस्ट नहीं था, उस समय ठीक है ये कर रहे हैं इस तरीके से। ये धीरे धीरे बड़े होते गए तो थोड़ा इंटरेस्ट और वो थोड़ा हॉबी, प्लस ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं कि हाँ किस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अगर कोई डिज़ाइन बना है इस तरीके से ही बना है और इस तरीके से ही बनना है, ये नहीं कि हम इसको किसी दूसरे तरीके से करें। तो हर एक डिज़ाइन का हर एक अपना महत्व होता है। तो उस चीज़ को लेके ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ही कि इस तरीके से हो रही हैं, तो वहीं से ऑब्जर्वेशन ही इंटरेस्ट में बदली है और इंटरेस्ट ही हॉबी में बदला है। और रही बात अपना जो मेरा स्केड्यूल है उसको किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, तो 9 से 5:30 तक तो कॉलेज टाइमिंग होती है। उसके बाद ही या तो सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो उस टाइम पे कर लिया, या फिर इसको मतलब कॉलेज के बाद उस तरीके से ही एज अ हॉबी। और जब भी आपको खाली समय मिलता है आप इसी प्रकार से चित्रकारिता में अपना समय बिताती हैं। जी अनुज, आपका कोई इंस्पिरेशन है? आप द वॉल आर्टिस्ट नाम से आप सोशल मीडिया पर भी आप शायद बहुत सी पिक्चर्स और बहुत से जो भी आप चित्रकारिता करते हैं वो आप शेयर करते ही रहते हैं। तो कोई इंस्पिरेशन है आपका, या किसी प्रकार से कहाँ से आप इंस्पिरेशन जो है ड्राइव करते हैं? मैम कोई एक इंस्पिरेशन नहीं है। इंस्पिरेशन ना मेरे को डेली जब मैं कहीं पे निकलता हूँ ना, मेरी लाइफ में इतनी इंस्पिरेशन आती है ना कि मतलब कहीं पे भी गया मेरे को ऑब्जर्वेशंस जो होती है ना मेरी, वो इंस्पिरेशन है ना, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में ना इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें घटती हैं, और वो सारी चीज़ें ऐसी होती है कि नॉर्मली जो होता है कोई भी इंसान वो ख़त्म हो जाती है। एक दिन आपने कुछ चीज़ करी वो हो गई है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो मेरे लाइफ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मैं उनमें से जो अपने बेस्ट पार्ट्स हैं उनमें से अपने एक्सपीरियंसेस को निकाल सकूँ, है ना, आर्ट के फॉर्म में निकाल सकूँ। तो मेरा कोई ऐसा बेसिक कोई भी मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि वॉल आर्ट भी कुछ होता है ना। तो मुझे इसमें से कोई भी मेरे को पता ही नहीं आइडल मैं किसको बनाऊँ, क्या करूँ, है ना। बस मेरे को जो अच्छा लगता रहता है, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मैं वो चीज़ करता रहता हूँ। जी, तो अभी तक किस प्रकार की कितनी वॉल्स अगर आपने, या किस प्रकार से उन्हें सजाया है, कुछ अगर आप बताना चाहें? मैम मैं सही बोल तो मैंने आज तक काउंट नहीं करा मैं कितना करूँ, बस मेरा लाइफ किस प्रकार से आपने उन्हें सजाया है, किस तरीके से आप उसमें क्या मैसेज प्रोवाइड कराते हैं? जी मैम, मेरा
बेसिकली ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एज के लोग हैं ज़्यादातर, है ना, जो आजकल की यूथ है, उन लोगों को भी आर्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने क्रिएट हो, है ना। जैसे आजकल आप देखोगे ना, जो मुझे सबसे बेकार चीज़ जो लगती है ना, आर्ट ना हल्के हल्के ख़त्म हो रही है। जैसे पहले क्या होता था ना कि आर्ट एक सब्जेक्ट था, तो हर कोई ना एक पार्ट लेता था सब्जेक्ट को। अब क्या होता है ना, मेरे पास जब काम आता है, कई बार आता है कि हमारे बच्चा है, हमारे बच्चे के लिए ना आप वो बना दीजिए, स्कूल का वर्क कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं कर देता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरा काम है पेंटिंग करना या आर्ट करना, है ना। बट ये इस चीज़ से क्या हो रहा है ना कि जो हमारी आर्ट है ना, हम उससे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से मुझे ये चीज़ लगी कि भाई आर्ट जो है ना हल्के हल्के आप देखना आगे टाइम में बहुत लिमिटेड हो जाएगा, है ना। और कितनी चीज़ें ऐसी जो ख़त्म हो जाएंगी और हो भी रही हैं डेली लाइफ में। तो उस वजह से मैंने हल्का हल्का ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। तो इस वजह से मेरे को पहले मेरी मम्मी वगैरह सिखाते थे, उसके बाद फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। जब मेरा कॉलेज आ गया तो कॉलेज लाइफ में बिजी हो जाता है। फिर उसके बाद जब हल्का हल्का कॉलेज ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, मेरे को कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट ऑफर वगैरह के लिए, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत। और बीच में फिर हमारे पास कुछ नहीं था, कई टाइम ऐसा भी आता लाइफ में कि नहीं होता, है ना। तो उस टाइम पे फिर मेरे को जो अपने आप अच्छी लगती थी चीज़ें मैं वो करता था। आप राजपुर रोड जाओगे, आपको मेरी काफ़ी सारी वॉल पेंटिंग दिख जाएंगी, है ना। तो वो कोई कमीशन नहीं हो, कुछ नहीं हो, बल्कि ऊपर से उसमें हमारे ही जो लगता है ना। बट ये है कि उस टाइम पे हम ये चाहते हैं कि आर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक फैले। जब हम वॉल आर्ट स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे दिमाग में ये था कि देहरादून की जितनी भी मतलब बेकार वॉल्स हैं उनको एक नया रूप देना है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, एक बहुत पुरानी सी शॉप थी चाय की, शायद से शॉप रही होगी। तो पहले उसके ऊपर ही एक कोई रहते थे, तो उनसे परमिशन ली तो उन्होंने बोला ओके। तो हमारे सबसे पहला जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे करते करते हमने मतलब ओल्ड राजपुर की साइड ही देखा कि कौन कौन सी वॉल्स ख़राब हो रही हैं, तो उन्हीं को ही एक नया रूप देने के लिए इसलिए हम दोनों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। वहीं से फिर धीरे धीरे करके जर्नी स्टार्ट हुई है हमारी। बिल्कुल। और साथ ही ऐसे जो फ्यूजन फॉर्म्स हैं, जैसे आपने कहा आपने एपर्ण और जो मॉडर्न आर्ट है उसको फ्यूज़ करके कुछ बनाया, तो उसके थ्रू आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? किस तरीके से आप सोचते हैं या किस प्रकार से प्रक्रिया होती है उस पूरी मेनली हमारा जो है जैसे मैंने बताया एपर्ण जो है भगवान को अर्पित है। तो हमने जो एक पेंटिंग बनाई थी उसमें बनाए थे बाबा बनाए थे, मतलब जो अखोरी बाबा होते हैं, तो वो बनाए थे। साइड में उसको एक एपर्ण का रूप दिया था। तो यानी कि पुरानी चीज़ों को ही लेकर हम एक नया रूप दे रहे हैं। और मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ नया संकेत देती हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है ना आपकी, वो स्पिरिचुअलिटी आपकी कहीं से भी आ सकती है ना। हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है हमारी आर्ट है ना। तो हर इंसान की एक स्पिरिचुअलिटी होती है। लेखक की उसकी जो शेर होते हैं, उसके जो पोएम्स होती हैं, वो उसकी स्पिरिचुअलिटी है ना। हर एक इंसान की अपनी स्पिरिचुअलिटी होती है। तो हमारी स्पिरिचुअलिटी यही है। तो हम अपनी साइड से अपना कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो जितना हमारे ये हो सकती है, अपना भक्ति जितनी कुछ भी हो सकती है, हम वहाँ पे कर सकें। अनुज, आपने हाल ही में स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट जो है उसके अंतर्गत भी आपने बहुत सी वॉल्स जो हैं देहरादून की उनको स्मार्ट बनाया अपनी चित्रकारिता से, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा था। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था ना, तो उस टाइम पे हमारे को किसी ने बताया कि भैया ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा स्पेसिफिक सोचा नहीं था। बस हमने ये था कि चलो हमारे को एक वॉल मिल रही है ना, अपनी साइड से अपना बेस्ट देते हैं। तो फिर हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में सोचा कि हमें बनाना क्या चाहिए। उनकी थीम थी मेनली कल्चर ऑफ उत्तराखंड ना। तो हमने सोचा कि करना चाहिए क्या चाहिए हमारे को इसमें ना। तो हमने एक टीम बनाई, ठीक है। तो हमने 4-5 लोग थे हमारी टीम में। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हाँ उत्तराखंड का कल्चर है, तो उत्तराखंड के कल्चर में सबसे पहले लोगों के माइंड में आता है गढ़वाली, है ना, फिर कुमाऊनी, फिर जौनसारी। तो ये सब, और हमारे को पता था कि कंपटीशन है, तो कंपटीशन इजी तो नहीं होगा, है ना। तो हम लोगों ने सोचा फिर हाँ कि उत्तराखंड, लेकिन हम उत्तराखंड का जो कल्चर है वो उसमें एक देहरादून पार्ट भी है ना। और देहरादून मेन कैपिटल है, और देहरादून का एक जो कल्चर बोला जाता है ना, वो आता है गुरु राम राय दरबार से, ठीक है। तो गुरु राम राय दरबार बोलते हैं ना, देहरादून का नाम देहरादून तब पड़ा जब गुरु राम राय ने यहाँ पे आके डेरा डाला। तो फिर हमने सोचा कि ये चीज़ बना सकते हैं हम, है ना। और इस चीज़ में हमारे को ज़रूरी नहीं है कि हम जीते हारे, कुछ भी होगा, हम अपनी साइड से अपना बेस्ट देंगे।
तो हमने उसमें जो पेंटिंग बनाई थी उसमें हमने दिखाया था जो हर साल होली के 5वें दिन जो झंडा चढ़ता है ना, हमने वो मोमेंट दिखाया था। हमने मोमेंट इसलिए दिखाया था कि हाँ, एक लोगों की श्रद्धा इतनी है कि हर साल उस इवेंट में लाखों में लोग आते हैं, है ना, खाली उस एक मोमेंट के लिए। तो हमने उस चीज़ में लगाया, हमारे को उसमें बहुत बारीकियाँ आप देखोगे झंडे जी की जो वो है जो मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे हज़ारों पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और हमारे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क वही था कि हमारे को पेंटिंग बनानी है और पेंटिंग के अंदर भी पेंटिंग बनानी है, ठीक है। तो बारीक बारीक पेंटिंग, हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ मीनिंग, अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर मतलब नहीं बनता उस पेंटिंग बनाने का। तो आप मान के चलिए हमारे को तकरीबन 2 महीने लगे उस पेंटिंग बनाने में। हम रोज़ सुबह जाते थे, शाम को आते थे वापस कि यार इतना सा वर्क हुआ। एक टाइम पे होता है कि थोड़ी थकान भी होने लग जाती है कि यार इतना टाइम हो गया तक पेंटिंग बनाने, क्योंकि 2 महीने बोलने में कम लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो और बल्कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि हम जीतेंगे, तो फिर हर एक को ऐसे ही कि हाँ भाई यार नहीं भी जीते तो क्या। लेकिन जब बना ना, मैंने अपनी टीम को बोला कि इतना प्यारा काम हुआ है ना कि आप ना भी जीतो तो सब आप अपने आप में खुश रहना कि आपने ये सब चीज़ें करी, ठीक है। तो उसमें फिर हमारे को जब उन्होंने बोला कि आप फर्स्ट प्राइज़ जीते हो, पहले हमारे को यकीन सा नहीं हुआ। आपकी जो टीम थी उस टीम में कितने मेंबर्स थे और क्या वो अलग अलग बैकग्राउंड से थे? ट्रेडिशनल अप्रोच थी उनकी चित्रकारिता के प्रति या मॉडर्न थी? किस प्रकार से आप लोग टीम मैम मेंबर थे? कोई भी प्रोफेशनल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हम लोगों ने बल्कि सोचा नहीं था ना, हम लोगों ने ऐसा क्या बोलते हैं मजाक में हम लोगों ने पार्ट ले कि चलो हम ले लेते हैं ना। एक मेरे कॉलेज का फ्रेंड था, कोई कहीं मेरे स्कूल का फ्रेंड, कोई कहीं का कोई कहीं का। हम लोगों ने सबने छोटा मोटा तो हर कोई करता ही है ना, वो सारे फ्रेंड्स थे सारे। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा, बट हमारा ये था कि हम चाहे भले ही वक्त ज़्यादा लगा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन हम अपनी साइड से अपना बेस्ट देंगे। आप उसमें देखो कि उसमें आपको आर्टिस्टिक भी मिलेगा, उसमें आपको बतेरी चीज़ें मिलेंगी जो आपको आर्किटेक्चर वगैरह ड्राइंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और किस प्रकार की जो है पेंटिंग्स और कॉम्पिटिटर्स जो भी आपके वहाँ थे, किस प्रकार की पेंटिंग्स थी वहाँ पर? सब इतने अच्छे लेवल के थे, मतलब पहले कोई नहीं था, है ना। जब हम लोगों ने स्टार्ट करा तो आप मान के चलिए कि हमने जब स्टार्ट करा 2 महीने बहुत होते हैं, है ना। और मेनली जो मुझे टाइम लगता है किसी भी वॉल पेंटिंग को कंप्लीट करने में, वो लगता है कि 5 से 7 दिन मैक्स टू मैक्स, है ना। तो आप इतने देख लीजिए, उसमें 4 हफ्ते हो गए तो कितनी ज़्यादा होगी। तो फिर हमारे को तो वॉल मिली थी यमुना कॉलोनी साइड ना, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने और भी प्रोवाइड करवाई, है ना। तो अलग अलग लोगों ने, कहीं ने एपन बनाया, कहीं ने वाइल्ड लाइफ दिखाई उत्तराखंड की, कहीं ने शिव जी। तो बहुत मतलब आप मानोगे नहीं कि इस लेवल के लोग थे, मुझे पता भी नहीं था कि देहरादून में इस लेवल के लोग भी हैं। तो मेरे को फिर एक बार को मुझे उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी कि यार हम कहाँ जीतेंगे, बट जो भी है ना, मैं खुश हूँ कि मेरे को, लेकिन कोई भी कम नहीं था उसमें। जो भी सेकंड थर्ड भी आया, मैं उनको आज भी मेरी बात होती है उनसे, जो भी है और वो लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जी हरिप्रिया, आपने जैसे पहले बताया कि आप दोनों ही जब एक इवेंट में मिले और आपने सोचा कि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म और मॉडर्न आर्ट फॉर्म को क्यों ना मिक्स किया जाए और कुछ नई चित्रकारिता प्रस्तुत की जाए, तो किस प्रकार का आपने अभी तक जो है कोलैबोरेट किया है? किस प्रकार की पेंटिंग्स आपने अभी तक दोनों ने साथ में जो है बनाई हैं? हमने शायद से 4 पेंटिंग की हैं, जिसमें सबसे पहले एक था जिसमें कुमाऊनी लेडी है और मतलब घर है, तो वो घर में बैठी है और साथ में मतलब उसी में ही एपन को किया कि क्योंकि घरों में एपन होता है। उसके बाद दूसरी थी हमारी, मतलब ऐसा फ्यूज़न नहीं था, नॉर्मल थी वो। हमने बुलेट मतलब एक ट्रैवलर था, बुलेट में है और वो हिमालयस की ओर जा रहा है। थर्ड जो थी हमारी वो थी एक अखोरी बाबा और एपन का। फोर्थ हमारा था एक सर्वे ऑफ इंडिया में, उसमें हमने नशा मुक्ति को लेकर किया था, एपन और नशा की ड्रग्स को लेकर कि ड्रग्स ना करें। तो ये 4 प्रोजेक्ट हमने साथ में किए हैं। जी, साथ में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हरिप्रिया जो आपने एपन के थ्रू कोई एक्सपीरियंस हो जहाँ पर आपको पहली बार उसके बारे में पता चला हो और उसके बाद आप उस आर्ट फॉर्म के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हुए? अभी रिसेंटली मतलब 1-2 साल लॉकडाउन के टाइम की बात है, तो इतना नहीं था कि मैं करूँ था कि चलो ठीक है मैं कर रही हूँ, घर के लिए कर रही हूँ या किसी रिलेटिव के लिए कर रही हूँ, खुद के लिए कुछ नहीं। तो धीरे धीरे वो लगा कि खाली टाइम है, कुछ है नहीं, तो क्यों ना इसी ओर थोड़ा अपना इंटरेस्ट लिया जाए। तो वहीं से धीरे धीरे करके प्रोडक्ट्स बनने लगे, रुझान और बढ़ता गया, तो ऐसे ही चलती रही। जी,
तो अनुज जो है, आगे आपके क्या प्लान्स हैं? किस तरीके से आप अपनी स्किल को और बढ़ाना चाहेंगे, या किस प्रकार से और नई चित्रकारिता के जो भी स्किल्स हैं उनको ऐड करना चाहेंगे? क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? मैम अभी तो फ़िलहाल मतलब कोई फ्यूचर का तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे, बट हाँ मेरे साइड से ये है कि मैं जितना हो सके है ना, मैं आर्ट को समझने की कोशिश करूँ, जितने टाइप के आर्ट फॉर्म हो सकती है उन सबके साथ कोलैब करने की कोशिश कर सकूँ, है ना। जितना हो सके कि आर्ट लोगों तक मैसेज लेके चली जाए, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं है ना। पेमेंट वगैरह वो सब चीज़ आपको मतलब डेली लाइफ के लिए चाहिए होती है, बट एक आर्टिस्ट की अगर कोई एक अप्रिशिएट कर दे, उससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना। तो मैंने कभी भी ये चीज़ सोच के नहीं करी कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, या ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। बस मैं अपनी साइड से ये कोशिश करता हूँ, मैं अपनी साइड से करते रहूँ, है ना, और लोगों को पसंद आता जाए, है ना, और अपनी कमियों को सही करते रहें हल्के हल्के, क्योंकि कोई भी सीखा सिखाया नहीं आता, है ना। हल्के हल्के लाइफ सिखाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से सीखने को मिलती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीख सकें। जी। साथ ही आप जैसे एक स्टूडेंट भी हैं और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो अलग है, और आप चित्रकारिता भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने आगे फ्यूचर में क्या स्कोप हैं? और जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, अगर कोई चित्रकारिता में रुझान रखते हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या इसमें स्कोप हैं? और देहरादून के अंदर ही, उत्तराखंड के अंदर ही कितने स्कोप्स हैं इस चित्रकारिता या कला के क्षेत्र में? मैम देखो, स्कोप तो आजकल किसी भी चीज़ में आप ये नहीं बोल सकते कि किस चीज़ में स्कोप है, किस में नहीं है ना। आप जिस चीज़ में आप अपना बेस्ट दोगे उस चीज़ का, हाँ कई बार होता है लेट मिलते हैं कुछ चीज़ें, है ना। बैक और ज़्यादातर आर्टिस्ट इस वजह से सर्वाइव करते हैं क्योंकि उन लोगों को ना उतना काम हल्के हल्के क्या हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना। आप नॉर्मली देखोगे जैसे वॉल आर्ट वगैरह हो गया, वॉलपेपर्स आ गए, वॉलपेपर्स ने जगह ले ली काफ़ी हद तक, तो वो सारी चीज़ें खाली एक वो होती हैं। बट ये है कि जो हाथ की कला होती है ना, वो हाथ की कला ही होती है। अभी भी लोग वॉल आर्टिस्ट को बुलाते हैं, अभी भी लोग मानते हैं कि हाँ जो हाथ का काम है वो हाथ का ही रहेगा। कितनी मशीन आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन वो उसकी जगह नहीं ले सकते। थोड़ी बहुत रहता है, चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन वही फिर आर्टिस्ट की लाइफ बन जाती है, आदत हो जाती है। तो कई बार लगता है कि जॉब भी कर लीजिए, वो भी करना है, लेकिन यही है, रिस्क तो लेना पड़ता है अगर आपको आर्ट का प्रमोट करना है तो। जी। हरिप्रिया, आप सहमत हैं अनुज से, या किस प्रकार से और भी स्कोप्स हैं चित्रकारिता में या कला के क्षेत्र में? आप खुद एक स्टूडेंट हैं और आपका भी एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, तो किस प्रकार से आपको लगता है? नहीं, काफ़ी स्कोप है। वही अनुज ने बोला कि वो स्कोप बनने से बनता है कि हम कितना अपना कितना परसेंटेज दे रहे हैं उस काम के लिए जी, है ना। तो जैसे एपन है, इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, लोग कर रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट देखे मैंने कि काफ़ी अच्छा वो मतलब इसको अपने हॉबी को, अपने पैशन को ही उन्होंने एक बिज़नेस बना लिया है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से उसको आगे ले जा रहे हैं। प्लस उसमें क्या है, एक चीज़ अच्छी ये है कि कहीं ना कहीं वो लोक कला विलुप्त नहीं हो रही है, वो चलते जा रही है, लोग उस तक पहुंच रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। ये नहीं कि हम उत्तराखंड से तो हमें ही ये आर्ट पसंद है, बाहर के लोग भी इसके लिए बोलते हैं कि हमें भी ऐसा चाहिए। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। वही है कि लोग अपना कितना पसंद देते हैं उस काम के लिए। ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार से कितने स्कोप्स हो सकते हैं, और जैसे कि आपकी भी जर्नी रही है, इतने वर्षों से आपने घर से ही सीखा और प्रोफेशनली कभी आप दोनों ने नहीं सीखा, और खुद से ही आपने सीखा, अपनी हॉबी को ही उसको तराशा, उसको निखारा, और तरीके से देहरादून में भी जो सिटी जो वॉल्स हैं उनको आपने खूबसूरत बनाया। तो आप आज हमारे कार्यक्रम में आए और आप दोनों ने हमसे इस चित्रकारिता के नए आयाम के बारे में हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज आपसे हमने रूबरू करवाया हमारे दो खास चित्रकार मेहमानों से, जो कि एपन आर्ट और मॉडर्न आर्ट दोनों का ही फ्यूजन करके देहरादून और उत्तराखंड के जितनी भी वॉल्स हैं उनको सुंदर बना रहे हैं, अपनी अलग अलग तरीके से अपनी चित्रकारिता की प्रस्तुति दे रहे हैं। आशा है कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपने चित्रकारिता के नए आयामों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की होगी। आपसे मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।